अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज जो है वो हम वानी रंगे खून सीज़न 2 का एपिसोड 7 रीड आउट करेंगे। नॉवल शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। अगर किसी को हमारा ये नावल या हमारा कोई और सा नावल परचेज़ करना है तो हमें इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर मैसेज करें और हमें जो है वो इस नंबर पर भी मैसेज करें। हम जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस में आपको नॉवल देंगे। शुक्रिया। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम नॉवल स्टार्ट करते हैं। अयान के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल में कुछ टूटा। वो आहिस्ता से आगे आया, भाई के कंधे पर हाथ रखा। अता। सिकंदर ने फौरन कंधा हल्का सा झटका और उसका हाथ हटा दिया। अयान की आंखों में फौरन नमी तैर गई। अता प्लीज, ऐसा ना करें। सिकंदर खामोश रहा। एक लफ्ज नहीं, एक नजर नहीं, बस सालार के बालों में हाथ फेरता रहा। अयान की सांस भारी हो गई कि वो पीछे आया और अचानक अपने बड़े भाई को पीछे से जोर से गले लगा लिया। अदा। उसकी आवाज टूट गई। अदा मुझसे बात करें। वो रोने लगा। अदा प्लीज। सिकंदर ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे के पट्टे सख्त हो गए। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोश रहा, फिर बहुत नरम मगर सर्द लहजे में बोला, डॉक्टर से कहो सालार की ड्रिप खत्म होने ही वाली है, घर जाना है फिर। अयान की आंखों से आंसू निकल गए। अदा। सिकंदर की आवाज इस बार सख्त हो गई। मेरा सब्र मत आजमाओ अयान। मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं कि सच क्या है, बल्कि इस बात पर है कि तुमने पहली बार मुझसे कोई झूठ बोल रखा है। अयान रोता हुआ बोला। अदा। सिकंदर ने हाथ उठाया जैसे चुप रहने का इशारा हो। चलो मैं बात, उसने आहिस्ता से कहा। हवेली चलकर बात होगी अब इस बारे में। अयान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर सिर झुका लिया। खामोशी से मुड़कर बाहर निकल गया, दरवाजा बंद किया। सिकंदर ने नीचे देखा, सालार उसके सीने से लगा सो चुका था। उसने आहिस्ता से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों के पीछे कहीं एक अजीब सा खौफ जागने लगा था। रात का वक्त था। हवेली पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। हर तरफ खामोशी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी सांस रोक कर किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रही हों। सब बच्चे अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे, बेखबर कि इस रात उनकी जिंदगियों का एक ऐसा रात सामने आने वाला था जो बरसों से सीनों में दफन था। घर के बड़े, सबके सहारे, सबके मजबूत सुकून सिकंदर के स्टडी रूम में मौजूद थे। स्टडी में बेहद खामोशी थी। कि खामोशी के घड़ी की टिक टिक भी किसी शोर की तरह महसूस हो रही थी। सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसका वजूद पहले की तरह मजबूत जरूर था, मगर आज उसके चेहरे की संजीदगी में एक अजीब टूट फूट छुपी हुई थी। आंखें सुर्ख थीं, जैसे कोई लम्हों से अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। हाथ कुर्सी के बाजू पर मजबूती से जकड़े हुए थे। उसके सामने तीन लोग बैठे थे, जरमीन, आयशा और अयान। जरमीन नजरें झुकाए थी। उसकी आंखें नम थीं और हाथ बार बार कांप रहे थे। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि अयान के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। सिकंदर ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, अब सच बताओगे? अयान ने बेख्तियार खुश्क होते होठों पर जबान फेरी। अदा, मुझे डर लग रहा है। सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे झुका। उसकी नजरें सीधा अयान के चेहरे पर जम गई। डर? वो तल्ख हंसा। मुझसे डर? अपने अदा से डर? अपने बेस्ट बडी से डर? अयान खामोश हो गया। उसके पास अल्फाज नहीं थे। सिकंदर ने नजरें आयशा की तरफ मोड़ी। आयशा, तुम बताओ। आयशा ने आंखें बंद की और नफी में सिर हिला दिया। अचानक सिकंदर की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। आखिर क्या सच है? बताओ मुझे। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। आधा सच तो तुम
लोगों की बातों से मुझे मालूम हो चुका है कि सालार मेरा बेटा नहीं तुम्हारा है। वो चंद लम्हे रुका, उसके चेहरे के असलात तन गए। अब आगे बताओ उस रात क्या हुआ था। उसकी चीख पर आयशा और जरमीन दोनों बुरी तरह दहल गईं। अयान घबरा कर बोला, अदा बताता हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें। सिकंदर ने नजरें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमी मगर भारी आवाज में बोला, अयान मैं आज तक तुम पर गुस्सा नहीं हुआ, और आज भी खुद के दिल पर पत्थर रखकर संजीदगी से पूछ रहा हूँ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। बताओ मुझे सच क्या है। अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो। अयान ने गहरी सांस ली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अतः उस रात आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया था। कमरे में खामोशी छा गई, और अदी ने बेटी को। सरमीन के हाथ ढीले पड़ गए। उसने एकदम कहा, ए मेरे मौला। सिकंदर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आयशा एक जोरदार आवाज के साथ रोते हुए सिर झुका गई। सिकंदर की आंखों में हजार सवाल थे। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। अतः जब डॉक्टरनी ने मुझे बताया कि अदी को अब औलाद नहीं हो सकेगी, उसकी बच्चादानी निकाल दी गई है, उसकी आवाज टूट गई। तो मैं हैरान रह गया। मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने सिर पकड़ लिया। मैं वो बात सुनकर पागल हो गया था अदा। कसम से मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं बस एक बात सोच रहा था। वो तड़पते हुए बोला, कि आपके दिल में कभी ये एहसास ना आए कि आपकी नस्ल खत्म हो गई। सिकंदर का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बेतासुर होने लगा। वो बस सुन रहा था। अयान रोते हुए बोला, फिर किसी तरह डॉक्टर को राजी किया और ये सब कर दिया। सिकंदर ने फौरन कहा, मगर अयान क्यों? उसकी आवाज इस बार टूट गई थी। तुम पागल हो गए थे? क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? अयान जोर से रो पड़ा। अदा मैं आपका गुरूर नहीं तोड़ना चाहता था। सबको लगे वडेरा आप ही की सल्तनत से बने, आप ही का वारिस बने। सिकंदर ने उसे हैरत से देखा। आयशा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। जरमीन जैसे सांस लेना भूल गई थी। अयान ने रोते हुए कहा, मैं आपको महरूमी में नहीं देखना चाहता था अदा, मेरा कोई और मकसद नहीं था, यकीन जाने। सिकंदर ने आंखें बंद कर ली। अयान की आवाज मुसलसल टूट रही थी। मैं बस ये चाहता था कि आपके दिल में कभी ये ना आए कि आपकी औलाद से वडेरा नहीं बनेगा। मैंने ये सब आपकी। वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि अचानक सिकंदर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। मेरी मोहब्बत में? कमरा साख्त हो गया। क्या अपने भाई की मोहब्बत में किया? आयशा ने चौंक कर सिकंदर को देखा। अयान की हिचकियां बंद गई। मुझे माफ कर दें अदा। सिकंदर ने अपने हाथों से बाल पीछे किए। उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो आंखें बंद किए सिर झुकाए बैठा रहा। वहीं जरमीन, वो अब भी पत्थर की तरह साख्त खड़ी थी, मगर उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। क्योंकि आज सिर्फ एक राज नहीं टूटा था, आज परसों से कायम रिश्तों के अंदर की बुनियादें हिल गई थी। अचानक जमीन ने नम आंखों के साथ सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज में दर्द था। अदा, आपने भाई की मोहब्बत देख ली। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बह गए। मगर ये माँ। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा, आप ही का नहीं सोचा एक बार भी? कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिकंदर ने आहिस्ता से आंखें खोली और अयान की तरफ देखा। हाँ, आयशा का नहीं सोचा। उसकी आवाज में दुख साफ महसूस हो रहा था। वो माँ थी अयान। वो चंद लम्हे रुका। औलाद सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, आयशा की भी थी। अयान ने आंखें बंद कर ली और बस रो पड़ा। सिकंदर गुस्से और तकलीफ के दरमियान फंसा हुआ था। तुम्हें यही तरबियत दी थी अम्मा साई ने? यही सिखाया था कि एक माँ को बच्चे से जुदा करना? अयान खामोशी से सिर झुकाए बैठा रहा, अपने भाई के हर अल्फाज जज्ब करता रहा। सिकंदर की आवाज भर आई। अयान, क्या हो गया था तुम्हें उस वक्त?
तुम हर फैसला मुझसे पूछ कर करते थे। उसने बेयकीनी से सिर हिलाया। और ये इतना बड़ा फैसला, इसे करने की जरूरत भी नहीं थी, वो तुमने गैर मौजूदगी में कर लिया। अयान ने कुछ नहीं कहा, उसके पास जवाब नहीं था। वो बस नजरें चुराए बैठा रहा। तभी जरमीन उठी, अयान और आयशा की कुर्सी के दरमियान खड़ी हुई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अदा नजरें मिलाए। अयान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे रोते हुए नजरें चुरा ली। जरमीन ने आस्तीन पकड़कर कहा, मेरे अदा नजरें नहीं चुराते। उसने आयशा का हाथ थामा। आपने आप ही का दिल तोड़ दिया। आयशा जोर से रोते हुए बोली, ये फैसला मेरा था। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। जरमीन के हाथ ढीले पड़ गए और आयशा का हाथ उसके हाथ से छूटकर कुर्सी पर गिर गया। अयान फौरन बोला, आयशा खामोश। मगर आयशा ने सिर हिलाया। नहीं, बताने दो। उसने रोते हुए अयान को देखा। सारा इल्जाम खुद पर मत लो अयान। उसने नजरें उठाकर सिकंदर को देखा। अदा, अयान ने सब आपकी मोहब्बत में किया। उसकी आवाज मुसलसल टूट रही थी। और मैंने भी ये सब अपने अदा और भाभी के लिए किया। उसने हल्की सी हिचकी ली। और वैसे भी हम सब साथ रहते हैं। बच्चे को मैं और अयान पालते या आप और भाभी, क्या फर्क पड़ता है? उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। हमने देनी तो एक ही तरबियत थी। सिकंदर ने फौरन कहा, आयशा वो तुम्हारी औलाद है। उसकी आवाज टूट गई। तुम्हारा बेटा। आयशा ने नम आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अदा बेटा हो या बेटी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंसू साफ किए। क्या फर्क पड़ता है? अचानक जमीन की आवाज बुलंद हुई, तो मेरी बेटी क्यों बदली आपने? सब चौंक गए। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। मेरी बच्ची। उसके होंठ कांपे। मेरी जुलेखा। सिकंदर ने फौरन कहा, जरमीन। मगर जरमीन रोते हुए बोली, ये गलत था साईं। अदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा आप ही माँ है। आयशा ने रोते हुए सिर उठाया। मैंने ही उसके कान में कहा था। जरमीन हैरत से उसे देखने लगी। कैसे? आप तो बेहोश थी। आयशा ने उस आहिस्ता से आंखें बंद कर ली और माजी जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। मुझे दौरे पड़े थे, मैं बेहोश नहीं हुई थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। सालार को पैदा करने के बाद मुझे होश था। मैं स्टेबल हो गई थी। और जैसे ही मैंने सुना कि मुझे बेटा और आपको बेटी हुई है और आपकी बच्चादानी भी निकल रही है, उसने रोते हुए सिर झुका लिया। मैंने नर्सों के मुंह से सुना। बस मेरे जहन में ये बात आई और उसी वक्त अयान भी मुझे देखने आया था अंदर। तो बस मैंने कह दिया उससे। अयान ने आंखें बंद करके कहा, अदा मेरे दिल में भी यही बात थी, पर बस जब आयशा की वजह से मैं चुप था। मगर जब आयशा ने भी खुद मुझे कसम दी कि ये करना ही करना है, तो मैंने भी कर दिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिकंदर ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा और काफी देर तक वहीं बैठा रहा। कोई कुछ नहीं बोला। फिर आहिस्ता से उठा और जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। खिड़की के बाहर रात गहरी हो चुकी थी, मगर उसके दिल के अंदर शायद इससे भी ज्यादा अंधेरा था। क्योंकि जरमीन ने आयशा को देखा, दोनों रो रही थी। अयान पछतावे के साथ उठा और आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। अदा, मुझसे मुंह ना मोड़े। मैं मर जाऊंगा आपकी बेरुखी से। सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से मुड़ा। अयान ने नजरें झुका ली, रोता रहा। मगर अगले ही लम्हे सिकंदर ने उसे खींच कर अपने गले से लगा लिया। अयान फूट फूट कर रो पड़ा और सिकंदर भी खुद को रोक ना सका। दोनों भाइयों एक दूसरे से लिपट कर बरसों का दर्द बहाते रहे। सिकंदर रोते हुए बोला, तू पागल है। मैं तुझे बेरुखी कभी जिंदगी में दिखा सकता हूँ, मगर ये बात इतने साल नहीं छुपानी थी तुझे मुझसे।
अयान रोता रहा, अदा मुझे माफ कर दे। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रो रहे थे। आयशा ने वो मंजर देखा और वो भी रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख गई। जमीन ने नम आंखों से उन्हें देखा, फिर उसने आयशा की तरफ रुख किया। जो किया आप दोनों ने गलत किया है। आयशा की आंखें झुक गईं, मगर अगले ही लम्हे जमीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मगर आप मेरी बहन हैं। आयशा फौरन उससे लिपट गई और वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि बाद रिश्ते टूटते नहीं, वो सिर्फ दर्द से गुजर कर और गहरे हो जाते हैं। काफी देर तक कमरे में सिर्फ सिस्सियों की आवाजें गूंजती रहीं। बरसों से दिलों में दफन राज आज आंसुओं की सूरत बह चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब खुद को संभालने लगे। अयान और सिकंदर भी एक दूसरे से अलग हुए, मगर दोनों की आंखें अब भी सुर्ख थीं। सिकंदर ने गहरी सांस ली, अपने आंसू और चेहरा साफ करके संजीदा अंदाज में अयान को देखा। अपने बेटे को अपना नाम दो। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। कानूनी कार्रवाई कल ही मुकम्मल करवाऊंगा। उसे चंद लम्हे रुक कर अयान की आंखों में देखा। और अब से अपना बेटा खुद संभालो। अयान जिसे सुनकर साक्त रह गया, मगर अदा। सिकंदर ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज में अब अजीब सी नरमी थी। दुनिया को जानने दो कि तुम्हें बेटा हुआ था, ना कि बेटी। आयशा और जरमीन ने एक दूसरे को देखा। जरमीन ने आहिस्ता से आंसू साफ किए, फिर अचानक बोली, और मुझे मेरी नटखट जुलेखा दें। सबने उसकी तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुराई। वैसे भी वो मुझसे और अपने बड़े अब्बा साईं से बहुत अटैच है। आयशा की आंखें फिर नम हो गई। वो फौरन उठी और बोली, मगर बच्चों को क्या कहेंगे? सिकंदर ने संजीदगी से कहा, बच्चे हैं। दो बच्चे 9 या 10 साल के हैं और दो बच्चे 7 साल के। फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। इनको घुमाना हमारे हाथों में है। जरमीन अचानक उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं इतने बड़े साईं को घुमा लेती हूँ, वो तो फिर भी बच्चे हैं। सिकंदर ने तिरछी नजर से उसे देखा। जरमीन हंसती हुई उसकी तरफ लपकी। अयान और आयशा भी हंस दिए। जरमीन ने एकदम कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसा क्यों ना करें कि आपको सब अब्बा साईं बुलाएं। फिर अयान की तरफ उंगली की और अयान अदा को जानी बाबा। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छाई। फिर सिकंदर ने उसे घूर कर देखा। लो जी, इसकी कोई सुनो। जरमीन ने फौरन मुंह बनाया। मैं सही कह रही हूँ। वैसे भी दूध पिलाने की वजह से सब एक दूसरे के बहन भाई ही हैं, तो क्यों ना वो बुलाए भी सबको एक जैसा ही। सिकंदर ने पेशानी खुजाई और कहा, अपने घुटने पर ज्यादा जोर ना दो। अयान और आयशा हंस दिए। जरमीन ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, मैं अक्लमंद हूँ, आई समझ, और मेरा दिमाग अपनी दुरुस्त जगह पर है। सिकंदर ने मसनूई संजीदगी से सिर हिलाया। जी सरकार, बहुत अक्लमंद हैं आप। आपको तो मेडल मिला है अक्लमंदी का। जरमीन ने फौरन तेवरी चढ़ाई। मुझसे बात ना करें। आयशा अपनी हंसी ना रोक सकी। अरे अरे भाभी, गुस्सा छोड़े। जरमीन ने फौरन मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, मुझे नहीं करनी बात। फिर नाराजी से बाजू बांध लिए। और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। अयान फौरन बोला, अरे मेरी अद्धी, गुस्सा छोड़े। हमने क्या बिगाड़ा है? जरमीन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुकी, फिर मुड़कर बोली, आपने नहीं बिगाड़ा। फिर उसने सीधा सिकंदर की तरफ देखा। बस आपके अदा से नाराज हूँ। सिकंदर ने भवें उठाई। एक ही लम्हे में जरमीन ने उंगली उठा दी। ये कमरे में आने का सोचे भी ना। अयान, आयशा और सिकंदर तीनों उसे देखने लगे। यहीं गुजारें रात अपनी, ये कहकर वो मुड़ी और पूरी शान से स्टडी रूम से बाहर निकल गई। चल लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक सिकंदर हंस पड़ा। अयान ने फौरन कहा, चलो आयशा, हम भी चलें। फिर ड्रामाई अंदाज में सिकंदर को देखकर बोला, इससे पहले मैं भी कुछ तुम्हें बोलूं और मुझे भी अदा के साथ यहीं स्टडी में सोना पड़े। आयशा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या मतलब? मैं तुम्हें कमरे से निकालने वाली लगती हूँ?
अयान फौरन एक कदम पीछे हुआ। अरे अरे, ऐसा नहीं है बेगम साहिबा। वो दोनों हल्की हल्की बातें करते और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। अब स्टडी रूम में सिर्फ सिकंदर रह गया था। चंद लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। चल सिकंदर, उसने कंधे सीधे किए। अब वाइफ ड्यूटी। फिर अंगड़ाई लेते हुए हल्का सा मुस्कुराया। वैसे भी इतने दिन हुए अपना असली जलवा नहीं दिखाया। ये कहकर वो आगे बढ़ा और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। कमरे के अंदर जरमीन बिस्तर पर बैठी थी। बाजू सीने पर बांधे हुए थे, मुंह दूसरी तरफ फिरा हुआ था, मगर चेहरे पर नाराजगी से ज्यादा जिद और नखरे थे। अचानक दरवाजा खुला, सिकंदर अंदर आया, फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए मसनूई हैरत से बोला, अरे वाह, बड़ी हैरत की बात है। उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे को देखा। आज दरवाजा लॉक नहीं किया। मुझे तो पूरा यकीन था कि अंदर से बंद होगा। जरमीन ने पास रखा तकिया फौरन उठाया और सीधा उसकी तरफ फेंका। ज्यादा बातें ना करो। तकिया उसके सीने से लगा। सिकंदर ने तकिया पकड़ा, उसे देखा, फिर हंस पड़ा। ओह, हमला भी शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जरमीन ने फौरन दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मुझसे बात ना करो। सिकंदर रुक गया, फिर इधर उधर देखने लगा। अच्छा, आप कौन? जरमीन ने होंठ सुकेड़े, फिर एक आंख जरा सी उठाकर तंजिया मुस्कुराहट दी। जरमीन। सिकंदर ने फौरन माथे पर हाथ मारा। कौन जरमीन? फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, मैं तो अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। जरमीन ने भवें उठाई और बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। सिकंदर हंसता हुआ और करीब आया। जी जनाब, अब फरमाइए। जरमीन ने नाक जरा सी ऊपर की। मैं जरमीन हूँ, आपकी बीवी नहीं। सिकंदर ने चौंकने का ड्रामा किया। ओह, फिर उसे गौर से देखते हुए बोला, बीवी नहीं तो फिर आप एक ब्यूटीफुल लेडी हैं। जरमीन ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। जी? सिकंदर ने जेब में हाथ डाला। आई हैव समथिंग फॉर यू। जरमीन फौरन सीधी होकर बैठी। ओ रियली? सिकंदर ने फख्र से गर्दन हिलाई। जी जी। उसने जेब से चॉकलेट निकाली। जरमीन चंद लम्हे चॉकलेट को घूरती रही, फिर सिकंदर को देखकर बोली, आपकी वाइफ कुछ नहीं कहेगी मिस्टर अजनबी? सिकंदर ने हाथ सीने पर रख लिया। ओह, अब मैं अजनबी भी हो गया। जरमीन ने संजीदगी से सिर हिलाया। जी बिल्कुल, मैं तो आपको जानती तक नहीं। सिकंदर ने गहरी सांस ली और अफसोस से सिर हिलाया। ओके। फिर अचानक हल्का सा झुककर बोला, फिर तो आप ये भी नहीं जानती होंगी कि मेरी एक बीवी है। जमीन खामोशी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो बिल्कुल आप जैसी ही खूबसूरत है। जरमीन ने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया। हाय, फिर मस्नुई सदमे से बोली, बीवी के होते हुए किसी और से फ्लर्ट? सिकंदर ने सर झटका और हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक मिनट। वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। जरमीन अब भी वाकई तजस्सुस से उसे देख रही थी। सिकंदर वापस आया तो हाथ में एक बड़ा मखमली डब्बा था। जरमीन की नजरें फौरन उस पर जम गईं। ये क्या है? सिकंदर उसके पास बैठा और आहिस्ता से डब्बा खोला। अगले लम्हे जरमीन की आंखें हल्की सी फैल गईं। उसके अंदर एक खूबसूरत सोने का नेकलेस, रिंग्स और ब्रेसलेट रखा था। वो चंद लम्हे खामोशी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, ये किसके लिए? सिकंदर ने ब्रेसलेट उठाया, फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। फॉर यू माई ब्यूटीफुल लेडी। जमीन बेख्तियार हंस दी, फिर फौरन अपने नखरे याद आए। लेकिन आपकी बीवी को एतराज नहीं होगा? इस बार सिकंदर ने कुछ नहीं कहा, बस अचानक उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। जमीन की सांस एक लम्हे को रुक गई। जी? सिकंदर उसके काफी करीब था, इतना करीब के जमीन नजरें हटाने लगी। अभी आपने क्या कहा था? जमीन की पलकें तेजी से झपकी। वो
सिकंदर ने होठ दबाकर हंसी रोकी, धीरे से बोला, तो सरकार की नाराजगी खत्म हुई? जरमीन ने फौरन खुद को संभाला, फिर शरारती अंदाज में गर्दन टेढ़ी की। मैं तो नाराज ही नहीं थी। सिकंदर ने एक भवें उठाई, बस एक भव। और जरमीन फौरन हंस पड़ी। ना करो ना। उसने हंसते हुए उसके बाजू पर हल्का सा हाथ मारा। ऐसे मत देखो। सिकंदर भी हंस दिया, फिर चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। चले सरकार, अब ये खोलिए और खाइए। जरमीन ने बच्चों की तरह फौरन चॉकलेट खोली और खाने लगी, जबकि सिकंदर खामोशी से उसे देख रहा था। फिर सिर हिलाकर धीरे से बोला, कितनी अजीब बात है। जरमीन ने चौंक कर उसे देखा। क्या? सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। इतनी बड़ी इतनी बड़ी वडेरों की हवेली की बेगम। फिर उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट की तरफ इशारा किया। और खुश एक चॉकलेट पर हो जाती है? जरमीन ने फौरन आंखें गोल की। साईं। सिकंदर हंस दिया और उसको देखता रहा। अचानक उसकी नजर जमीन के होठों पर रखी चॉकलेट का हल्का सा निशान उसके लब के किनारे पर लग गया था। सिकंदर के होठों पर आहिस्ता से मुस्कुराहट आ गई। वो जरा सा झुका चूमने के लिए, मगर जरमीन पहले तो समझ ना सकी। फिर जैसे ही उसकी नजरें सिकंदर की नीयत पर गईं, वो फौरन पीछे हटी। साईं। उसकी आंखें जरा सी फैल गईं। सिकंदर फौरन पीछे हुआ और फिर बिल्कुल उसी अंदाज में मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी नकल उतारते हुए गर्दन हिलाई। साईं। सरमीन ने फौरन तकिया उठाया और उस पर फेंका। बहुत बेशरम हो गए हैं आप। सिकंदर ने तकिया पकड़कर हंसते हुए कहा, मैं? हरगिज नहीं। फिर उसने हंसी रोकी और जरा संजीदा बनते हुए बोला, वैसे सरकार। जमीन ने चॉकलेट खाते हुए भवें उठाई। जी। सिकंदर अब उसे गौर से देख रहा था। आप हर बार नाराज होती हैं। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। और होना भी चाहिए, हक है आपका। आप नाराज हो, मैं मनाऊं। जमीन की हंसी आहिस्ता आहिस्ता मधम हुई। वो खामोशी से उसे देखने लगी। सिकंदर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन अगर कभी मैं नाराज हुआ तो? वो चंद लम्हे रुका। आप कैसे मनाएंगी मुझे? जमीन ने चॉकलेट मुंह में रखते हुए कहा। ओ। शरारती अंदाज में आंखें सुकेड़। ऐसी बात है? सिकंदर ने सिर हिलाया। जी। फर्ज करें मैं नाराज हूँ, अब मनाइए मुझे। जमीन ने होठ बाहर निकाले और मासूम सा चेहरा बनाया। आप मुझसे नाराज होंगे? सिकंदर ने दिल पकड़ लिया। उसने हाथ सीने पर रखा और ड्रामाई अंदाज में बोला, हाय अल्लाह, ये मासूमियत। उसने सिर हिलाते हुए कहा, बस यही देखकर तो हर बार पिघल जाता हूँ। जमीन जोर से हंस पड़ी, फिर फकर से बोली, देखा कैसे मनाया जाता है? सिकंदर ने फौरन उंगली उठाई। नहीं नहीं, ये चीटिंग है। फिर उसके करीब होते हुए बोला, मुझे भी तो अपनी बीवी की फ्लर्टिंग स्किल्स देखनी है सरकार। जमीन ने आंखें गोल की। अच्छा बच्चू। जी हाँ। सिकंदर ने पूरे एतमाद से सिर हिलाया। जमीन चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर अचानक उठ खड़ी हुई। बस 2 मिनट रुकें, अभी आई। सिकंदर चौंका। अब कहाँ जा रही हैं? जमीन ने शरारती मुस्कुराहट दी। 1 मिनट। उसने अपना दुपट्टा उठाया और सिकंदर के करीब आ गई। अगले ही लम्हे उसने आहिस्ता से दुपट्टा उसकी आंखों पर बांध दिया। सिकंदर फौरन बोला, ओए, ये क्या करने लगी हैं? आंखें बंद बांधेंगी तो स्किल्स कैसे देखूंगा? जमीन हंसी दबाते हुए उसके गाल चूमते हुए बोली, 1 मिनट ना। सिकंदर ने बेबसी से सिर हिलाया। है जालिमा, ये क्या कर दिया? जरमीन हंसती हुई अलमारी की तरफ गई और जाते जाते बोली, 5 मिनट तक आपको मेरी कसम है ऐसे ही रहेंगे, दुपट्टा नहीं हटाएंगे। सिकंदर फौरन सीधा होकर बैठ गया। ओहो, कसम दे दी। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओके सरकार। दूसरी तरफ जरमीन ने अलमारी खोली, फिर एक नजर मुड़कर सिकंदर को देखा। वो वाकई सीधा बैठा था, बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह। जरमीन के होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई।
उसने जल्दी से वहीं कपड़े बदले, बाल संवारे, फिर आईने के सामने खड़ी होकर हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक लगाई। और फिर उसकी नज़र उस सुनहरी सेट पर गई जो कुछ देर पहले ही सिकंदर ने उसे देकर दिया था। उसे धीरे से वो नेकलेस पहना, ब्रेसलेट कलाई में सजाया, रिंग्स पहनी, फिर आईने में खुद को देखकर जरा सी मुस्कुराई और मजीद तैयार होने लगी। जबकि सिकंदर बेड पर बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे मालूम था जरमीन ने आज कोई खास तैयारी की है, मगर उसका ख्याल अभी तक इस बात से बेखबर था कि आज शब कितनी हसीन साबित होने वाली है। जरमीन आखिरकार सामने आई। खोलें दुपट्टा, उसने धीमी मगर शरारत भरी आवाज में कहा। सिकंदर ने बेचैनी से आंखों से दुपट्टा उतारा। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। जरमीन इंतहाई दिलकश अंदाज में खड़ी थी, उसी साड़ी में जो सिकंदर ने कभी उसे तोहफे में दी थी, मगर जरमीन ने कभी पहनी ना थी। सुर्ख रंग की वो साड़ी, सुर्ख लिपस्टिक, बाल हल्के से खुले, हर चीज मुकम्मल तौर पर तरतीब दी गई थी। सिकंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी पलकें झपकना ही भूल गईं। वो उठने ही लगा था कि जरमीन ने हाथ से रोकते हुए कहा, सबर। अगले लम्हे उसने मोबाइल से गाना लगा दिया। कमरे में मौसीकी बजी तो जरमीन के कदम उठे। उसके जिस्म में एक अजीब सी मस्ती सरायत कर गई। उसने कमर को हल्का सा झटका दिया और गुनगुनाने लगी, अपने मखसूस शरारती अंदाज में। वो गाना गुनगुनाती रही। सिकंदर बस उसको देखता रह गया। उसकी आंखें जरमीन के हर अंदाज को अपने अंदर उतारे जा रही थी। जरमीन घूमते हुए अपनी साड़ी का पल्लू हवा में लहराया, फिर रुक कर एक कदम आगे बढ़ी, अपनी कमर को खम देते हुए बोली, तेज था झोंका का करूं सीसी करके मैं मरूं। सिकंदर के लबों पर सख्त बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो बैठा ना रह सका, आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा, जैसे कोई ताकत उसे जरमीन की तरफ खींच रही हो। जरमीन ने ये देखा तो मजीद शौकी से कदम बढ़ाए, खुद को घुमाती, हाथों से इशारे करती सिकंदर के करीब आई। सीसी करती है, सीसी करती मैं मरूं। सिकंदर अब बिल्कुल जरमीन के सामने खड़ा था। उसके हुस्न पर गोया पिघलता जा रहा था। उसकी नजरें जरमीन के चेहरे, उसकी आंखों, उसके सुर्ख लबों पर ठहर गईं। वो अपने होशो हवास भूल चुका था। जमीन भी अब उसके करीब आकर उसके गिर्द घूमते हुए मधुर ले में दोहरा रही थी, ज़बां पे लागा नमक इश्क दा। गाना अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा था और इसी लम्हे सिकंदर ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर जमीन का हाथ थाम लिया, उसे मजीद करीब किया। जमीन की रक्स की रफ्तार धीमी पड़ गई, सांसें तेज हो गई। सिकंदर ने नरमी से अपना अंगूठा उसके लब पर रखा, उससे हल्के से छूते हुए अपनी गहरी मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए धीमी आवाज में दोहराया, जुबान पर तेरे इश्क का। जमीन की सांसें रुक सी गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें सिकंदर की आंखों में गड़ी हुई थी। कमरे में मौसीकी धीरे धीरे मधम होती गई, मगर उन दोनों के दरमियान का ये लम्हा, ये खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा था। रक्स खत्म होने के बाद जमीन सीधी खड़ी हुई, हल्की हल्की हाँफती हुई, मगर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए। सिकंदर ने उसे मजीद करीब करते हुए कहा, आफत लग रही हो तुम। जमीन हंस दी और मुड़ने लगी, मगर सिकंदर ने फौरन उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक और डांस हो जाए, उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अच्छा जी, जमीन ने शरारत से भवें उचकाते हुए पूछा। सिकंदर ने इस बार खुद मोबाइल उठाया, एक नरम रोमांटिक धुन लगा दी, हल्की, दिल को छू लेने वाली मौसीकी कमरे में फैल गई, जैसे किसी मोहब्बत भरी शाम के लिए ही बनाई गई हो।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे किसी और रक्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रक्स की तरह जो सिर्फ दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान होता है। सिकंदर ने एक हाथ जमीन की कमर के गिर्द रखा, दूसरा हाथ उसके हाथ में थाम लिया। जमीन ने अपना दूसरा हाथ सिकंदर के कंधे पर रख दिया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की ले के साथ झूमने लगे। गाना चलता रहा। अगली लाइन आई, तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, मौसीकी की नरम ले में झूमते हुए। गाना मजीद मधुर होता गया और सिकंदर ने जमीन को मजीद अपनी तरफ खींचा, मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए, जमीन की गर्दन पर झुकते हुए। उसने आहिस्तगी से अपने हसार में ले लिया और जमीन गोया उसी लम्हे में सिमट कर उसके वजूद में गुम हो गई। दोनों रक्स करते रहे और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते, आंखों में आंखें डाले। उसी दौरान सिकंदर ने दौराने रक्स ही उसके गले से सेट उतार दिया, उसे एहतियात से एक तरफ रखते हुए। साईं, ये, धर्मी ने शर्मा कर कहा। सिकंदर ने जवाब में मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया और उसे घुमाया। ये हंसी कमरे में गूंज उठी। फिर वो आहिस्तगी से उसे लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर बैठते ही सिकंदर उसकी गर्दन पर झुका और नरमी से उसे चूमने लगा। जमीन के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो आंखें मूंदे उसकी मोहब्बत में खोई रही। सिकंदर यूं ही चूमता रहा। उसकी नरमी और मोहब्बत में कोई जल्दी ना थी। फिर उसको लिटाने लगा। जमीन ने शर्मीली आवाज में सरगोशी की। साईं, ये गाने तो बंद कर दें। सिकंदर ने आहिस्ता से उसके कान में कहा। चलने दो, सारे रोमांटिक ही चलेंगे अब। अगली लाइन आई, रात भर ले रहे हैं अंगड़ाइयाँ। सिकंदर ने अपनी कमीज का बटन खोला और एक झटके से अपनी कमीज उतार फेंकी। जमीन ने आंखें खोली और देखकर शर्म से मुंह मोड़ लिया। साईं, ये क्या? सिकंदर ने उसे देखते हुए कहा। अब रात भर अंगड़ाइयाँ ही लेनी है, याद रखना। उसने एक चादर ओढ़ी और दोनों उस चादर के नीचे घुस गए। फिर शुरू हुई वो रात, जिसमें बदन एक दूसरे से लिपटे, हाथ बेताब थे, आंखों में आरजुएं थीं और सांसें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे रूहें एक दूसरे में गुम हो रही हैं। वो दोनों करवटें लेते रहे, एक दूसरे को छूते रहे और जब जरमीन की सांसें उखड़ती तो सिकंदर उसको और करीब खींच लेता और जरमीन की उंगलियां सिकंदर के सीने पर फिसल रही थी, कभी उसकी पीठ पर आ रही थी, कभी गर्दन को नोच रही थी, तो कभी बालों को खींच रही थी। और सिकंदर की आंखों में एक अजीब सी मस्ती थी। उसने जरमीन का चेहरा उठाया, उसकी आंखों में डूब कर कहा, तुम मेरी हो, बस मेरी, रात भर, सुबह भर, हमेशा के लिए, जिंदगी भर। जमीन की आंखें नम करते हुए उसे गले लगा लिया। जमीन ने आंखें नम करते हुए उसे गले लगा लिया। चादर के नीचे दोनों की बाहें एक दूसरे के गिर्द थीं, जैसे ये रात कभी खत्म ना हो। यूं ही मोहब्बत, शरारत, शर्म, अपनायत और इश्क से भरे दिन गुजरते रहे। पहले एक दिन गुजरा, फिर कई दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, और फिर वक्त न जाने कब अपने कदम तेज कर गया। जिंदगी किसी खामोश दरिया की तरह बहती रही। किसी को महसूस तक ना हुआ कि वक्त कब हाथों से फिसलता गया। कल तक जो लम्हे नए लगते थे वो यादें बनते गए, और कल तक जो आंसू थे वो मुस्कुराहटों में बदल गए, और कल तक जो खौफ थे वो सुकून में ढल गए। देखते ही देखते साल गुजरने लगे, और सिर्फ एक, दो या तीन नहीं, पूरे 11 साल। 11 साल, इतना वक्त के मौसम कई बार बदले, दरख्तों ने कई खिजा देखी और कई बहारें, झीलें, बारिशें कई बार हवेली के सहन को भिगो कर गईं। सर्दियों की धुंध ने कई सुबहों को अपनी आगोश में लिया। गर्मियों की शामों ने कई दफा छतों पर बैठकर कहे सुने, और चांद ने न जाने कितनी रातों में खोसो हवेली की छतों पर अपनी चांदनी बरसाई। इन 11 सालों में बहुत कुछ बदल गया। खोसो खानदान के वो बच्चे जो कभी हॉल में एक दूसरे के पीछे भागा करते थे, वो मामूली बातों पर रो पड़ते थे, जिद करते थे, नाराज हो जाते थे,
آج بڑے ہو چکے تھے۔ جو ننھے ہاتھ کبھی بڑوں کی انگلیاں پکڑتے تھے، آج وہ ہاتھ ذمہ داری سنبھالنا سیکھ چکے تھے۔ جو چھوٹے قدم دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے، آج وہی قدم اعتماد سے اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے بچپن کی معصومیت ختم تو نہیں ہوئی تھی، بس اس میں جوانی کا حسن شامل ہو گیا تھا۔ وہی حویلی جہاں کبھی زلیخا کسی کو اپنی اداؤں سے نصیحت دے رہی ہوتی تھی، جہاں آیت سگرا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی، جہاں کبھی سالار کسی سے بحث کر رہا ہوتا تھا، جہاں کبھی سب مل کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، وہ حویلی بھی اب بدل چکی تھی۔ اب وہاں وہی لوگ تھے، مگر ان کی شخصیتوں میں پختگی آ چکی تھی۔ 11 سال پہلے جو جوان تھے، آج وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ایک مضبوط سایہ بن چکے تھے۔ ایان اور سکندر کی پیشانیوں پر وقت کی سنجیدگی آ چکی تھی۔ عائشہ اور زرمین کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ وقار اور نرمی شامل ہو گئی تھی۔ وقت نے بہت کچھ بدلا، ہوا بدلی، موسم بدلے، ان کی عمریں بدلی، چہرے بدلے، سوچیں بدلی، مگر اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ صرف ایک چیز تھی: محبت۔ خوسو حویلی کی وہ محبت جو ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی، وہ محبت جو ہر بار کی طرح اس بار بھی جیت گئی، کیونکہ محبت ہمیشہ جیتتی ہے اگر اس میں خلوص شامل ہو۔ مگر اب یہ محبت صرف ایان، سکندر، زرمین اور عائشہ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے بچوں کے درمیان بھی وہی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہی بے غرض چاہت، وہی ایک دوسرے کے لیے فکر، وہی ساتھ، وہی احساس، وہی خلوص۔ بچپن کی ضدیں اب ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کے درمیان لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے فکر تھی۔ اب ضد نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کا مان رکھنے کی عادت تھی۔ اب بچپنا نہیں تھا، بلکہ دلوں میں رشتوں کی اہمیت تھی۔ اور شاید یہی خوسو حویلی کی اصل شان تھی۔ وہاں دولت سے زیادہ رشتے قیمتی تھے، اور محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ خوسو حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح زندگی سے بھری ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی سورج کی ہلکی سنہری روشنی پورے ڈائننگ ہال میں پھیل رہی تھی۔ ڈائننگ ہال پر سب موجود تھے۔ چائے کی خوشبو، برتنوں کی ہلکی آوازیں اور گھر والوں کی موجودگی، ہر چیز اس گھر کی رونق کو مکمل کر رہی تھی۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، مگر حسب معمول دو لوگ ایسے بھی تھے جنہیں دنیا کی کوئی چیز اپنی کتابوں سے زیادہ اہم نہیں لگ رہی تھی۔ سگرا اور آیت خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے نوٹ بکس کھلی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ سے نوالا کھاتی اور دوسرے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہوتی۔ سکندر نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور انہیں غور سے دیکھ کر بولا، بیٹا پہلے سکون سے ناشتہ کر لو، پھر پڑھ لینا۔ زرمین نے بھی پیار سے کہا، ہاں بھائی، کم از کم ناشتہ تو آرام سے کر لو۔ سگرا نے نظریں نوٹ بک سے ہٹائے بغیر کہا، اماں سائیں، آج ہمارا پیپر ہے، پڑھنے دے۔ ایان مسکرا دیا۔ اسی وقت آیت بھی جلدی سے بولی، ہاں اماں سائیں، پڑھنے دے، آج ہمارے 2 پیپر ہیں۔ عائشہ نے حیرانی سے کہا، 2 کیسے؟ تبھی پیچھے سے آواز آئی، اوہ ہو سائیں امی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ زلیخا بولتی ہوئی اندر آئی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک سبجیکٹ ہے اور دوسرا اسی کا پریکٹیکل۔ عائشہ نے بھویں اٹھائیں، اوہ ہو، تمہیں بڑا معلوم ہے۔ زلیخا نے فخر سے گردن اکڑائی، سائیں امی، آپ کو معلوم تو ہے، میں ایک ایک چیز دیکھتی ہوں۔ پھر اس نے انگلی اٹھائی، جیسے ان دونوں نے روم میں اپنا ٹائم ٹیبل چارٹ لگایا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا۔ سب ہنس دیے۔ سکندر نے اپنی دوسری بیٹی زلیخا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، شاباش، اب تمہیں بھی یونیورسٹی جانا ہے۔ زلیخا نے فوراً منہ بنایا، سائیں ابا، بس 1 ہفتے بعد میرا ٹیسٹ ہے۔ ایان نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار بھی ہماری گڑیا اول آئے گی۔ سگرا نے فوراً فخر سے کہا، آخر بہن کس کی ہے؟ زرمین ہنس دی۔ اسی دوران آیت نے اپنے باپ ایان کی طرف دیکھ کر پوچھا، جانی بابا، ادا سالار آئیں گے نا اب؟
उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। आयशा ने फौरन मुंह बनाया, पता नहीं क्या है मेरी इस औलाद को, बस इस्लामाबाद चला गया है, वहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। उसने नाराजगी से कहा, जैसे कराची, हैदराबाद या हमारे गांव कहीं और जगह थी ही नहीं। अयान हंसा, अरे आएगा, उसने कहा था आज शाम तक गांव पहुंच जाएगा। आयशा ने फौरन कहा, अब तो भेजूंगी नहीं मैं अपने बच्चे को कहीं भी, मेरी नजरों के सामने ही रहे बस। सिकंदर मुस्कुराया, आने दो उसे। उसने चाय का घूंट लिया, मैं सीधा करूंगा उसको। सब हंस पड़े। इतने में आयत और सुकरा उठ खड़ी हुई, जानी बाबा चले, शहर छोड़ आया मैं। जरमीन भी फौरन उठ गई, ख्याल से जाना और सारा सामान उठाया है ना। वही मुलाजिम उनके बैग लिए जा रहे थे। आयत ने फौरन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जी अम्मा साईं, पूरा बैग तैयार है, देखे सामने। जुलेखा ने मुंह बनाया, यार मैं तुम दोनों को मिस करूंगी। सुगरा उठकर उसके पास गई, अरे पागल, एक हफ्ते और कुछ दिन की ही तो बात है, वापस आ जाएंगे। इसी दौरान सिकंदर उठा और दोनों के सिरों पर हाथ रखा, पेपर अच्छे से देना, और बाहर ज्यादा। वो अभी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि सुगरा फौरन उसकी नकल उतारते हुए बोली, बाहर ज्यादा नहीं निकलना, और अगर निकलो भी तो दिन की रोशनी में निकलना। एक लम्हे की खामोशी के बाद पूरा डाइनिंग हॉल केकों से गूंज उठा। सुगरा हंसते हुए बोली, साईं अब्बा, आप हर बार हमें शहर भेजने से पहले यही कहते हैं, अब तो हमें ये बात जुबानी याद हो गई है। आयत भी आगे बढ़ी, हाँ साईं अब्बा, सुगरा सही कह रही है। सिकंदर ने दोनों को अपने करीब खींचा और गले लगा लिया, फिर धीमी आवाज में बोला, अरे मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों को शहर भी ना भेजूं, अपनी आंखों के सामने रखूं। दोनों फौरन उससे लिपट गईं। वो मंजर देखकर जरमीन और आयशा के चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तभी जुलेखा, जो एक तरफ खड़ी थी, अचानक आगे बढ़ी और मुंह बनाते हुए बोली, साईं अब्बा, कुछ महीनों बाद मैं भी शहर जाऊंगी। फिर उसने दोनों बहनों की तरफ देखा, फिर आप मुझे कैसे गले लगाएंगे, ये जगह तो इन दोनों ने भर ली। सिकंदर हंस पड़ा। वहीं अयान ने फौरन बाजू फैला दिए, अरे जुलेखा, तुम इधर आ जाओ, अपने जानी बाबा के पास। जुलेखा फौरन भाग कर उससे गले लग गई, जानी बाबा। अयान ने भी उसे मजबूती से गले लगा लिया। जरमीन और आयशा दोनों खामोशी से वो मंजर देखकर मुस्कुरा दी। शाम का वक्त था। कोसो हवेली पर सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें बिखर रही थी। सहन में खड़े पुराने दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मगर हवेली के एक कमरे में माहौल मुकम्मल मुख्तलिफ था। सिकंदर अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मेज पर कई फाइलें, जमीनों के नक्शे, कुछ रजिस्टर और कागजात फैले हुए थे। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी, जबकि उंगलियां टेबल पर आहिस्ता आहिस्ता बज रही थी। सामने अयान बैठा था, उसके हाथ में भी एक फाइल थी और चेहरे पर वही उलझन थी। कमरे में चंद लम्हों से मुसलसल सिर्फ काम की बातें हो रही थी। अदा, अगर हम मशरिक वाली जमीन उन लोगों को दे देते हैं तो मसला दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। अयान ने फाइल बंद करते हुए कहा। सिकंदर कुर्सी पर जरा पीछे हुआ, और अगर ना दें तो? उसने सीधी नजरें अयान पर जमाई। अयान ने गहरी सांस ली, तो गांव के आधे लोग नाराज होंगे। सिकंदर खामोश हो गया। कमरे में चंद लम्हे फिर सुकूत छा गया। उसने दोबारा कागज उठाया। देखो अयान, मसला सिर्फ जमीन का नहीं है। उसने नक्शे पर उंगली रखी। ये मसला आइंदा कई सालों से है। अगर आज गलत फैसला किया तो बहुत बाद में लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। अयान ने माथा दबाते हुए कहा, सुबह से यही देख रहा हूँ अदाद, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें।
इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों ने सिर उठाया। इजाजत है। दरवाजे पर जुलेखा खड़ी थी। हाथ में चाय की ट्रे थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। सिकंदर का चेहरा फौरन नरम पड़ गया। अरे बेटा, तुम क्यों लाई? किसी नौकर को कह देती। जुलेखा अंदर आ गई। साईं अम्मी ने कहा था मैं दे आऊं, तो आ गई। वो आराम से चलते हुए मेज के करीब आई और ट्रे रख दी। फिर खामोशी से चाय मग में डालने लगी। उधर सिकंदर और अयान दोबारा अपनी बात में लग गए। अगर पानी इधर मुंतकिल करें तो दूसरी तरफ फसल मुतासिर होगी, और अगर इधर रहने दें तो वहां के लोगों का नुकसान होगा। सुलेखा खामोशी से चाय डाल रही थी, मगर उसकी नजरें नीचे थी और दिमाग पूरी तरह उनकी बातों में उलझा हुआ था। वो कभी नक्शे को देखती, कभी कागजात की तरफ। फिर उसने खामोशी से एक कागज अपनी तरफ खींचा। चंद लम्हे उसे देखती रही। सिकंदर की नजरें उस पर पड़ी, मगर वो खामोश रहा। चंद लम्हों बाद जुलेखा ने गला साफ किया। मैं कुछ कहूँ, अगर इजाजत हो तो? दोनों ने एक साथ उसे देखा। अयान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जी, फरमाइए मोहतरमा। जुलेखा ने फौरन हाथ उठाया। पहले वादा करें हंसेंगे नहीं। सिकंदर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। नहीं हंसेंगे। जुलेखा ने मेज पर फैले नक्शे की तरफ इशारा किया। आप दोनों एक ही जगह का हल ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मसला हल नहीं हो रहा। दोनों के चेहरे संजीदा हो गए। जुलेखा ने कागज पर उंगली रखी। ये देखें। वो बोलते बोलते कुर्सी खींच कर बैठ गई। यहाँ पानी की तकसीम पर मसला है ना? अयान ने सिर हिलाया। हाँ। जुलेखा ने फौरन दूसरा कागज उठाया। तो आप लोग सिर्फ आज देख रहे हैं। फिर उसने सिकंदर की तरफ देखा। साईं अब्बा, आप ही कहते हैं ना कि वडेरा आज का नहीं, आने वाले वक्त का भी सोचता है। सिकंदर की नजरें फौरन उसके चेहरे पर जम गई। जुलेखा ने बात जारी रखी। अगर हम जमीन बांट देंगे तो मसला खत्म नहीं होगा, सिर्फ आगे चला जाएगा। फिर उसने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। लेकिन अगर यहाँ से एक अलग पानी का रास्ता निकलवाएं, फिर दूसरी तरफ इशारा किया, और उन लोगों को उधर की जमीन इस्तेमाल करने दें, तो दोनों की तरफ का फायदा होगा। अयान अब सीधा होकर बैठ गया। जुलेखा बोलती गई। शुरू में खर्चा होगा, लेकिन अगले कई सालों तक झगड़ा भी नहीं होगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और किसी को ये भी नहीं लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। खामोशी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जुलेखा ने पहले अयान को देखा, फिर सिकंदर को। दोनों बस उसे ही देख रहे थे। क्या? जुलेखा फौरन बोली। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सिकंदर ने खामोशी से मेज पर उंगली बजाई, फिर संजीदगी से बोला। अच्छा बेटा, वो जरा आगे हुआ। फर्ज करो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। उसने नक्शे पर उंगली रखी। लेकिन अगर गांव के लोग एतराज करें तो? जुलेखा ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो खामोश हुई, नजरें नक्शे पर डाली, कुछ लम्हे सोचती रही। अयान और सिकंदर खामोशी से उसे देखते रहे। फिर जुलेखा ने आहिस्ता से कहा, एतराज करेंगे। दोनों ने भवें उठाई। जुलेखा ने सिर हिलाया, क्योंकि लोग नई चीज से फौरन मुत्तफिक नहीं होते हैं। उसने कागज पर हाथ रखा। पहले उन्हें लगेगा शायद इनके साथ नुकसान हो रहा है। फिर उसने सिकंदर की तरफ देखा। मगर साईं अब्बा, आप ही तो कहते हैं ना। उसकी आवाज में एतमाद आ रहा था। लोग सिर्फ बात नहीं मानते, इंसाफ मानते हैं। सिकंदर की आंखों में हल्की सी चमक आई। जुलेखा बोलती गई। हम पहले उन सबको इकट्ठा करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि नुकसान किसी का नहीं होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर फिर भी कोई ना माने, उसने गर्दन टेढ़ी की, तो उसको अलग से समझाएंगे। अयान हल्का सा हंसा। अच्छा जी। फिर उसने जानबूझकर अगला सवाल किया, और अगर वो कहें कि अभी खर्चा क्यों करें, बाद में देख लेंगे? जुलेखा ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर पड़ा कलम उठाया और उंगलियों में घुमाने लगी। फिर धीरे से बोली, बाद में खर्चा कम नहीं होगा जानी बाबा। वो सीधी होकर बैठी, बल्कि और बढ़ेगा। उसने मेज पर हल्का सा इशारा किया। अगर आज हम एक रास्ता बनाएंगे,
تو صرف ایک بار خرچہ ہوگا، لیکن اگر مسئلہ رہ گیا تو ہر سال لڑائی ہوگی، ہر سال نقصان ہوگا اور ہر سال ایک الگ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب ایان میں مکمل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ زلیخا نے مزید کہا، اور جب لوگ بار بار نقصان دیکھتے ہیں نا، پھر وہ فیصلہ کرنے والوں پر اعتماد بھی کھو دیتے ہیں۔ خاموشی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سکندر کی نظریں مسلسل زلیخا پر تھیں۔ ایان نے بھی اس سے دیکھا، پھر ہنسی روکتے ہوئے بولا، اچھا ایک آخری سوال۔ زلیخا نے فوراً اسے دیکھا۔ جی؟ ایان نے شرارتی انداز میں کہا، یہ دماغ آخر کس پر گیا ہے؟ زلیخا نے فوراً آنکھیں گول کی۔ جانی بابا، مگر اگلے ہی لمحے تینوں ہنس پڑے۔ زلیخا کی ہنسی آہستہ آہستہ کم ہوئی۔ اس نے دونوں کو دیکھا، وہ اب بھی غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زلیخا کی ہنسی بھی رک گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ پھر اس نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ آپ دونوں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سکندر نے آہستہ سے کرسی سے ٹیک لگائی۔ ایان کے ہونٹوں پر بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھ رہے ہیں ادا؟ اس نے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہماری گڑیا بڑی ہو رہی ہے اب۔ سکندر ہنس دیا۔ زلیخا فوراً بولی، مطلب غلط مشورہ دیا ہے؟ سکندر فوراً آگے جھکا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں۔ پھر ذرا اور قریب ہو کر بولا، بالکل نہیں، تم نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ لیکن ایک چیز سیکھو۔ زلیخا نے فوراً پوچھا، کیا؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، خود پر اعتماد لاؤ۔ زلیخا نے پلکیں جھپکی۔ مطلب؟ ایان مسکراتے ہوئے بولا، مطلب میری گڑیا جو کہتی ہے بالکل صحیح کہتی ہے۔ پھر اس نے ناک کھینچ پکڑی۔ تو اپنی بات پر یقین بھی رکھو۔ ہر بار یہ مت کہا کرو کہ کہیں میں غلط تو نہیں۔ اپنی بات ڈٹ کر کہا کرو۔ زلیخا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سکندر اور ایان اس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ایک ہی خیال دونوں کے دل میں آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ زلیخا زلیخا نے چونک کر اوپر دیکھا، پھر آنکھیں گول کر کے بولی، اوہ ہو، دونوں ایک ساتھ؟ سکندر اور ایان ہنس دیے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا۔ ادا بالکل آپ پر گئی ہے۔ زلیخا نے فوراً فخر سے اپنے بال پیچھے کیے، گردن ذرا سی اونچی کی اور ایسا انداز بنایا جیسے واقعی کسی بڑے اعزاز کا اعلان ہوا ہو۔ سکندر نے بھویں اٹھائیں، پھر سنجیدہ بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، ہاں، دماغ تو مجھ پر ہی گیا ہے۔ پھر اس نے انگلی اٹھائی، اور یہ جو ہر وقت کی مستیاں، شرارتیں اور چین نہ لینے والی عادت ہے، یہ پکا تم پر گئی ہے۔ ایان؟ زلیخا نے فوراً زبان نکالی۔ ایان نے مصنوعی صدمے سے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، میں؟ اور پھر اگلے ہی لمحے سکندر اور ایان دونوں ایک ساتھ زلیخا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور یہ جو ٹیڑھے میڑھے منہ بنانے کی عادت ہے؟ دونوں چند لمحے رکے، پھر ایک ساتھ بولے، یہ اپنی اماں زمین پر گئی ہے۔ ایک سیکنڈ خاموشی رہی، پھر تینوں زور سے ہنس پڑے۔ مگر اچانک دروازے کے پاس سے ایک آواز آئی، ہاں! تینوں کے چہروں کی ہنسی وہیں رک گئی۔ کتنے برے ہو آپ لوگ! تینوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ زرمین وہاں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئی۔ ایان نے فوراً سکندر کو دیکھا۔ ادا، پھر دھیرے سے بولا، اب تو آپ گئے۔ سکندر نے فوراً کھنگار کر سیدھا بیٹھنے کی کوشش کی۔ وہ سرکار، ہم تو بس… زرمین نے فوراً ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا۔ بس، مجھے کچھ نہیں سننا۔ پھر وہ مڑی اور ایان کی طرف دیکھا۔ ادا، آپ بھی؟
ایان نے فوراً نظریں چنائی. نہیں آدھی، ایسی بات نہیں ہے. زرمین نے گھور کر دیکھا. آپ بھی خاموش رہیں. پھر اس نے آہستہ سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. اور زلیخا؟ زلیخا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. اماں سائیں. پھر اس نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا. آپ تو جان ہے میری. اس نے فوراً سکندر اور ریان کی طرف اشارہ کیا. یہ تو سائیں ابا نے شروع کیا تھا، پھر جانی بابا بھی شامل ہو گئے. سکندر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. چالاک لڑکی، سارا الزام مجھ پر. ایان نے فوراً سر ہلایا. ہاں ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہے زلیخا. سکندر نے فوراً اسے گھورا. غدار انسان. زرمین نے ہاتھ باندھے اور مصنوعی غصے سے سکندر کو دیکھا. آپ کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی سائیں. پھر اچانک اس کے چہرے کا انداز بدلا. ویسے میں یہ کہنے آئی تھی کہ سالار آ گیا ہے، سب نیچے آ جائیں. ایان کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی. کیا؟ سالار آ گیا؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. زلیخا بھی اچھل کر کھڑی ہوئی. آئے جانی بابا، جلدی چل نکلتے ہیں. یہ سب سائیں ابا کو سنبھالنے دیں. دونوں تقریباً جلدی جلدی باہر نکل گئے. چند لمحوں میں کمرے میں صرف سکندر اور زرمین رہ گئے. زرمین ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی اور سکندر وہ اسے دیکھ کر ہنسی روک رہا تھا. زرمین نے منہ بناتے ہوئے مڑی، مگر جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا سکندر کی آواز آئی. رکو. زرمین کے قدم وہیں رک گئے. سکندر اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا. ایک قدم، پھر دوسرا قدم، اور پھر چلتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا. زرمین نے نظریں دوسری طرف پھیر لی. سکندر ہونٹ دبا کر مسکرایا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. سرکار. اس کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی. ناراض نہ ہو، ہم برائی نہیں کر رہے تھے. زرمین نے فوراً اسے دیکھا. برائی ہی تھی. سکندر نے بھویں اوپر کی. اچھا. پھر ذرا اور قریب آیا. اب بیٹی کو ماں پر جانا کہہ دیا تو وہ بھی برائی لگنے لگی آپ کو. زرمین اسے دیکھتی رہی. سکندر نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا. ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ شرارت، مستی اور ڈرامے بازی میں وہ اپنی ماں پر گئی ہے، اپنی اماں سائیں پر. زرمین نے منہ بنایا. سکندر نے اس کی ناک پکڑ کر ہلکا سا کھینچا. اب بتائیے، کیا غلط کہا؟ آپ نہیں کرتی ناٹک. آہ. زرمین فوراً پیچھے ہوئی. میری ناک چھوڑیں. پھر آنکھیں سکیڑ کر بولی. میں اب بچی نہیں رہی. سکندر ہنس دیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گال تھام لیا اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. جی آپ بچی نہیں رہی. پھر دھیرے سے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگائی. مگر میری جان، میری پہلی جان، میری سرکار تو ہے نا. زمین کی نظریں ایک لمحے کو نرم پڑ گئی. سکندر آہستہ سے بولا. اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو بچوں کی طرح رکھنا. چند لمحوں کے لیے زرمین بس اسے دیکھتی رہی، پھر شرارتی انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی. بہت مکھن لگا رہے ہیں آج. سکندر نے فوراً معصوم سا چہرہ بنایا. میں؟ ہرگز نہیں. زرمین ہنس دی. سکندر نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چوما. چلے نیچے. جی. دونوں آہستہ آہستہ سینوں کی طرف بڑھے. نیچے ہال میں مکمل الگ ہی ماحول تھا. عائشہ دونوں ہاتھوں سے سالار کا چہرہ پکڑے بیٹھی تھی. اس کے چہرے کو دائیں بائیں گھما کر دیکھ رہی تھی. اللہ، میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا ہے. سامنے زلیخا اور ایان بیٹھے ہنسی روک رہے تھے. سالار نے فوراً منہ بنایا. سائیں امی، گال تو چھوڑیں یار، میں اب بچہ نہیں رہا. عائشہ نے فوراً اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگائی. چپ، میرے لیے تو بچے ہی ہو. زلیخا اور ایان پھر ہنس پڑے. سالار نے فوراً زلیخا کی طرف دیکھا. یہ دیکھیں. اس نے انگلی سے اشارہ کیا. کیسے چڑیل کی طرح ہنس رہی ہے. زلیخا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی. تم ہوگے بھوت، میں نہیں چڑیل. پھر آنکھیں دکھا کر بولی. اور اپنی عتی سے بات کرنے کی تمیز نہیں. ایان پھر ہنس دیا. سالار نے کندھے اچکائے. اپنی عتی سے ہی تو ایسے بات کرتے ہیں. پھر ڈرامائی انداز سے بولا. باہر والی لڑکی کو چڑیل کہوں تو چپل مار دے گی. ہال میں دوبارہ قہقہوں سے بھر گیا. تبھی اوپر سے اترتے ہوئے سکندر کی آواز آئی. بالکل صحیح کہا سالار نے. سب نے ایک ساتھ اوپر دیکھا. زمین اور سکندر سیڑھیوں سے اتر رہے تھے.
زمین نے فوراً گھور کر سکندر کو دیکھا مگر سکندر نے معصوم سا چہرہ بنا لیا۔ سالار فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ سائیں ابا! وہ سیدھا جا کر سکندر کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہیں؟ سکندر نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ٹھیک ہوں۔ مگر سالار کافی دیر تک اسے چھوڑے بغیر ویسے ہی کھڑا رہا۔ سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پھر سالار آہستہ سے پیچھے ہوا اور زمین کے سامنے آ گیا۔ زمین نے فوراً پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ہو؟ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اب اچھا ہوں۔ سب جا کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی باتیں کرنے لگے۔ کئی دنوں بعد سالار آیا تھا اس لیے گھر میں الگ ہی رونق تھی۔ کبھی کوئی اس سے سوال کرتا، کبھی وہ اسلام آباد کے قصے سناتا اور کبھی سب اس کی باتوں پر ہنس دیتے۔ سالار صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ اچانک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ویسے وہ دونوں چڑیلیں کہاں ہیں؟ زلیخا جو پانی پی رہی تھی تقریباً کھاس گئی۔ اس نے فوراً اسے گھورا۔ اللہ! اس بندے کو تو تمیز ہی نہیں ہے، بار بار بہنوں کو چڑیل کہہ رہا ہے۔ سالار نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اور میں بار بار جواب بھی دے رہا ہوں نا۔ پھر اطمینان سے بولا، بہنوں کو ہی چڑیل کہتے ہیں، باہر والی لڑکی کو کہہ کر دیکھو۔ اس نے گردن ہلائی۔ زندہ نہ چھوڑے۔ زلیخا نے اس کو دیکھا اور کہا، کتنی لڑکیوں سے پٹ چکے ہو یہ تو بتاؤ۔ سالار نے ایک دم کہا، استغفار، اور ڈرامائی انداز میں بولا، بھلے ہی میں ایان کریم بخش کھوسو کا بیٹا ہوں مگر میں ایسا نہیں کہ عورتوں سے پٹوں۔ سب نے حیرت اور ہنسی سے منہ کھولا۔ زلیخا نے ایک دم کہا، جانی بابا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے بدنام کر رہا ہے آپ کو۔ ایان نے اس کے سر پر چپٹ لگائی اور کہا، کمینے باپ ہوں تیرا، اور میں نہیں پٹا آج تک۔ سالار نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، سائیں امی، آپ نے کبھی نہیں مارا جانی بابا کو؟ عائشہ ہنسی دبائے دیکھنے لگی۔ ایان نے اس کو دیکھا اور کہا، ہاں تو بیوی سے تو ادا بھی پیٹتے ہیں، کیوں ادا؟ سکندر نے ایک دم دیکھا اور کہا، او، مجھے کیوں لا رہا ہے بیچ میں معصوم سردار اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ یہ سن کر سب ہنس دیے۔ پورا ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ زمین ہنستے ہوئے بولی، لا، جو اس نے بات پوچھی تھی اس کا تو جواب کسی نے دیا ہی نہیں۔ اس نے سالار کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں شہر میں ہیں، ان کے پیپر چل رہے ہیں۔ سالار نے فوراً منہ بنایا، اوہ ہو، یار میں آیا ہی اتنے کم دنوں کے لیے ہوں۔ پھر افسوس سے بولا، مطلب ان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ ایان اسے دیکھتے ہوئے ذرا سنجیدہ ہوا۔ سالار، بس اب نہیں جانا۔ سالار نے چونک کر دیکھا، کیا مطلب؟ ایان نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، اب یہیں رہو اور اپنی پڑھائی یہیں مکمل کرو۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ کم ہوئی۔ جانی بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں باہر ملک میں اپلائی کر چکا ہوں اور میرا ایڈمیشن ہو بھی چکا ہے۔ زلیخا اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایان کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا؟ اور کیوں؟ اب نہیں بھیجوں گا تمہیں۔ عائشہ نے فوراً بے چینی سے کہا، نہیں، اب اتنی دور مت جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ماں والی بے چینی اتر آئی۔ میرا دل گھبراتا ہے۔ سالار نے گہری سانس لی۔ سائیں امی، مجھے پلیز نہیں رہنا یہاں۔ پھر اس نے نظریں ہٹا لی۔ مجھے باہر ملک جانا ہے۔ ہال کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ سکندر اب خاموشی سے سالار کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، سالار، اب بات حد سے آگے جا رہی ہے۔ سالار نے اسے دیکھا۔ سکندر کی آواز سنجیدہ تھی۔ گاؤں کی حفاظت کرنا اس خاندان کی روایت ہے، ذمہ داری ہے۔ سالار فوراً بولا، تو اس کے لیے آپ ہیں اور جانی بابا ہیں نا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ایان کی نظریں فوراً سالار پر اٹھی۔ تم نہیں جاؤ گے؟ اس بار اس کی آواز پہلے سے سخت تھی، مگر سالار بھی شاید اپنے دل میں کچھ دبائے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً بولا، میں جاؤں گا، مجھے اڑنا ہے، مجھے یہاں رہ کر ذمہ داریاں نہیں نبھانی، گاؤں والوں کے مسئلے نہیں سننے۔
नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल को विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।